नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मंदिर, मस्जिद और मंशा, इन तीन म के पीछे सारा फसाद चल रहा है। फिर चाहे वो मथुरा हो, आगरा हो या फिर वाराणसी, बनारस, काशी, बहुत सारी चीजें हुई हैं और एक एक करके आपको बताएंगे कि ये क्या हुआ। सबसे पहले तो आज की जो तीन तस्वीरें थी, तीन मामले अदालत में गए मंदिर मस्जिद सियासत के चलते। पहला, ताजमहल के सर्वे की याचिका, जिसमें एक भाई साहब कह रहे थे, बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने याचिका फाइल की लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि 22 कमरे खुलवा दीजिए साहब। मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि ताजमहल के नीचे क्या है। जज ने कहा, अगर इतने व्याकुल हो इतिहास जानने के लिए तो जाओ कॉलेज और करो एमए, पीएचडी, और अगर आपको बात करनी है तो आइए ड्राइंग रूम में बात करते हैं, अदालत का समय जाया मत कीजिए। याचिका खारिज कर दी गई। दूसरा मामला है ज्ञानवापी का, जहां पर सर्वे को लेकर के बवाल चल रहा था और अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। 17 मई तक यह सर्वे पूरा कर लेना चाहिए ताकि पता चल जाए। सर्वे क्या पता लगाएगा कि वो मंदिर था या मस्जिद। और तीसरा बवाल श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद, जिसमें अब यह तय हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मथुरा की अदालत अगले 4 महीने के अंदर अंदर इस विवाद से जुड़ी हुई जितनी याचिकाएं हैं उन सबको सुन करके, सारे पक्षों को सुन करके और जल्दी से अपना जजमेंट दे। ये 3 मामले चल रहे हैं, एक एक करके आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मस्जिद के भीतर का भी पूरा सर्वे होगा, वीडियो कैमरे के साथ होगा, इसका रास्ता साफ है। वाराणसी में डीएम करेंगे इस सर्वे की निगरानी, सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, यह सब ऑर्डर में लिखा हुआ है। और 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। अब एडवोकेट कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे होना है, अजय कुमार मिश्रा, उनको हटाने की भी बात की जा रही थी, इसीलिए मामला अदालत में गया। तो इस अदालत ने कहा कि वो तो नहीं हटेंगे, साथ में 2 और लोग एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं कि ये अकेले नहीं रहेंगे, 2 और लोग रहेंगे। तो 3 लोगों की निगरानी में ये सब होगा। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पूरा सर्वे चलेगा और 4 दिन बचे हैं क्योंकि 17 मई को रिपोर्ट देनी है। इसी के साथ साथ, जैसे कि हमने बताया, ताजमहल के सर्वे की भी याचिका हुई, लेकिन वो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को बहुत कड़ी फटकार भी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका नहीं सुन सकते, पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग मत कीजिए। ताजमहल किसने बनवाया था, अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप रिसर्च करिए, यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी करिए, फिर कोर्ट आइए। इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने बहुत कस के फटकार लगाई है इस याचिकाकर्ता को और उसकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले कि हम अपने सवालों पर जाएं, आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाएं जो कि ज्ञानवापी को लेकर के हैं। ज्ञानवापी में दरअसल 2 मैप सामने आए हैं जो हम आपको एक एक करके उनके बारे में बताते हैं। तो इन स्क्रीन्स पर जरा वो मैप आपको दिखा दिया जाए कि वो कौन कौन से मैप हैं। एक है मैप 1931 का। 1931 में ज्ञानवापी का ये नक्शा सामने आया कि भाई ज्ञानवापी ऐसे था। यहां पर एक जगह है जहां पर बताया ये नंदी जी हैं, वो मस्जिद जो परिसर है उसकी ओर देख रहे हैं और श्रृंगार गौरी एक दिन के लिए खुलता था, वहां लोग प्रार्थना वगैरह करते थे। ये वो पूरा कंपाउंड था, जो मस्जिद का कंपाउंड था। ये 1931 में जो मैप है उसके तहत जो आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो अब कॉरिडोर बन गया है, उस परिसर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो उसका मैप ये था। ये मैप कुछ जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया कि कुछ इस तरीके से दिखता था। लेकिन 1991 में, 1991 में ये मैप आया। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ है मैप सन 1931 का और दूसरी तरफ है मैप 1991 का। 1991 का जो ज्ञानवापी का नक्शा है वो मस्जिद का इलाका कुछ इस तरीके से बताता है। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो है सेशंस जज, उसकी सील भी इस पे मोहर लगी हुई है, यानी कि ये जो मैप है, ये जो नक्शा है,
ये मान्यता प्राप्त है, अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त है, यहां पर उस पर सील लगी हुई है 1991 की। इसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देखिए यहां लिखा है कि नंदी जी जो हैं वो इस तरफ मुंह किए हुए हैं, एरो लगा हुआ है, यानी कि ये मस्जिद परिसर है। इसमें बहुत सारे जो पक्षकार हैं, जो हिंदू साइड से हैं, उनका एक कहना है कि देखिए इसमें स्ट्रक्चर को बदला गया। जैसे ये वाटर टैंक आप देखिए यहां पर इस मैप में नहीं था 1931 के, ये वाला जो मैप है इसमें कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये जो 1991 का मैप है इसमें कुछ बदलाव किया है, वाटर टैंक लगा दिया और बहुत सारी चीजें कर दी। तो ये वो नक्शा है जिसको लेकर के एक विवाद हुआ कि शायद ये मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हालांकि इसी चीज को पता लगाने के लिए, ये तो नक्शे हो गए, असलियत में क्या है इसको पता लगाने के लिए यह तय किया गया कोर्ट द्वारा कि एक सर्वे करा लेते हैं। सर्वे कराएंगे तो उसमें यह पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं अंदर। अच्छा, सर्वे कैसे करें? वीडियो हो जाए तो और एकदम प्रमाण सामने आ जाएगा कोर्ट के सामने। इसी वीडियो को लेकर के बवाल हुआ। बवाल ये हुआ कि आप मस्जिद में वीडियो कैमरा लेकर के कैसे घुस सकते हैं? भाई ये तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज अदालत ने यह तय किया है कि कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी ये अवरोध उत्पन्न करने की अगर कोशिश करेगा तो वो गलत है। यानी कि वीडियो कैमरा अंदर जाएगा, जरूरत पड़ी तो मस्जिद के अंदर भी जाएगा, देखेगा कि क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं, और उसके बाद अपना जो भी उसकी फाइंडिंग्स है वो अदालत के सामने दे देगा। अदालत तय करेगी जो भी करना है। तो ये वो हो गए नक्शे और ये हो गई जो सर्वे है उसकी बात। लेकिन अलग अलग जगहों पर आप देखिए, ताजमहल को लेकर के वहां पर महारानी दिया कुमारी जो है वो भी बोल पड़ी कि ये भाई हमारी जमीन पे बना था, उस समय हमसे शाहजहां ने लिया था और उस समय थोड़ा बहुत मुआवजा भी दिया गया होगा। हर जगह इस तरीके की बात, यहां पर भी शुरू हो गया है कुतुब मीनार के पास, हर जगह जो है इस तरीके की बात हो रही है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है हमारा, सवाल इंडिया का, वो ये है कि आखिर सर्वे से हासिल क्या हो? इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है? मंदिर, मस्जिद और मंशा, इन तीन म में सारा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि अगर उत्सुकता हो ये जानने की, इतिहास जानने की, इतिहास टटोलने की, तो आदमी समझ सकता है, वो होनी भी चाहिए, वो जरूरी भी है। जैसे कि आज जज साहब ने कहा ताजमहल वाले मामले में, आप जाइए पीएचडी वगैरह कर लीजिए, जितने आप व्याकुल हैं सब पता कर लीजिए। लेकिन अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, अयोध्या जैसी कोई मंशा है, तो वो इस देश में पूरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अयोध्या इसलिए छूट गया था उसमें क्योंकि अयोध्या का टाइटल डिस्प्यूट जो है वो आजादी से पहले से चला आ रहा है। और ये जो कानून है ये साफ साफ कहता है कि आजादी के बाद के अयोध्या को छोड़ करके जितने धार्मिक स्थल हैं आप उनको बदल नहीं सकते। तो मंशा क्या है इसके पीछे, वो है असली कहानी। राजनीतिक विषय तो वही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का एक एक करके। एडवोकेट अभयनाथ यादव, आप एडवोकेट हैं ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से। एडवोकेट मदन मोहन यादव, आप हिंदू पेटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में। संजीव सिंह, नेता कांग्रेस पार्टी। आईपी सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं सबसे पहले जो एडवोकेट्स हैं उनके पास जाना चाहता हूं, एडवोकेट यादव और एडवोकेट अभयनाथ यादव और एडवोकेट मदन मोहन यादव। तो अभयनाथ जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और आप मुझे यह बताइए कि आज अदालत ने आपकी जो दलील थी उसको एक तरीके से खारिज कर दिया, जो आप ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे थे उसको खारिज कर दिया। तो क्या ये मैं मानूं कि अब आप किसी ऊंची अदालत में जाएंगे, हायर कोर्ट? नहीं, मैं ये कहूंगा कि माननीय न्यायालय ने मेरी दलीलों को खारिज नहीं किया है, मेरी दलीलों को बाईपास कर दिया है। अच्छा, मेरी दलीलों को बाईपास कर दिया है। और सबसे अहम बिंदु होता है किसी लैंड का सर्वे कमीशन कराने के लिए, एक्चुअली ये सर्वे कमीशन नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी कमीशन है, तो लैंड का आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट है। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जो उनका प्लेंट केस है खुद उसी के आधार पर उनकी लैंड जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ आइडेंटिफाइड नहीं है, डिस्क्राइब्ड नहीं है, सीमांकित नहीं है। और इस संबंध में मैंने 1999
1999 का एक रूलिंग भी दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई लैंड के बारे में कोई सूट, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए अभयनाथ जी। कि अगर अगर वो लैंड डिस्क्राइब नहीं है, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, तो कमीशन क्या, सूट ही मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन लर्नेड कोर्ट ने इसको बाईपास कर दिया। दूसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसको लर्नेड लोअर कोर्ट ने आज के आदेश में बाईपास किया है, वो ये कि देखिए, एक चीजें जो होती हैं, दो चीजें लॉ में, ये लॉ का ये बेसिक सिद्धांत होता है कि वन थिंग इज हैड बीन प्लीडेड बाय ए पार्टी, देन दैट पार्टी कैन नॉट बी लेफ्ट टू गो बियॉन्ड दैट हिज ओन एडमिशन। प्लेंट केस के मुताबिक उनका ये आया है कि मां सिंगार गौरी का प्लेस जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, वह खुद उनके प्लेंट में लिखा हुआ है कि इट इज दैट द इमेज ऑफ द सिंगार गौरी इज आउटसाइड टू द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क। जिससे यह तय है कि खुद उन्हीं के अनुसार जो वेस्टर्न वॉल है मॉस्क की, उसके बाहरी दीवार की तरफ मां सिंगार गौरी का स्थान बताया जा रहा है। यही बात मैंने भी कहा कि मां सिंगार गौरी का जो मस्जिद है, कैंपस बैरिकेटिंग, उसके बाहर जो वो मां सिंगार गौरी की बात बताया जा रहा है, वो वहां पर वो बाहर की तरफ है। खुद स्टेट काउंसिल ने भी यही कहा है। लेकिन लर्नेड लोअर कोर्ट ने इसको पूरा एक तरह से बाईपास करते हुए ये कह दिया कि मात्र कहने से हम नहीं मानेंगे, यह कमीशन तय करेगा कि सिंगार गौरी का वह प्लेस इनसाइड द मॉस्क है या आउटसाइड द मॉस्क है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। वंस जिसने सूट फाइल किया है, जब वो खुद ये कह रहा है कि द प्लेस ऑफ द सिंगार गौरी इज आउटसाइड टू द वेस्टर्न वॉल ऑफ द मॉस्क, तो इस चीज को कोर्ट ने क्यों नहीं माना? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो मस्जिद में जो इनसाइड जाकर, जी अभयनाथ जी का वीडियो चला गया, मैं वापस उनके पास जाऊंगा। एडवोकेट मदन मोहन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कैसे अभयनाथ जी की बात का जवाब देंगे। उनका यह कहना है कि अगर श्रृंगार गौरी आउटसाइड द वेस्टर्न वॉल है, तो फिर अंदर सर्वे कराने की क्या जरूरत है? आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, जी मदन मोहन जी सुन रहा हूं, बोलिए। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? एकदम एकदम, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है जी। जब सलीबों के करीब आने लगे तो कायदे कानून बतलाने लगे। ये आज माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में, ये सांस्कृतिक न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष लड़ रहा है, उसका प्रथम चरण आरंभ हो गया है। वो अंजाम तक अवश्य पहुंचेगा। ये तकनीकी कारण लटकाव भटकाव अटकाव की मुस्लिम पक्ष की नीति रही है। आदरणीय वकील साहब इस विषय पर तो दक्ष हैं और ये उनकी दक्षता के नाते ही ये कार्रवाई अवरुद्ध हुई थी। शेष कार्रवाई आज सुनिश्चित कराएगी माननीय न्यायालय के आदेश से। 2 और भी अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये सुनिश्चित होगा अवश्य, और इसमें हम लोग हर्षित हैं। हिंदू पक्ष बड़ा नहीं, लेकिन मदन मोहन जी उनका ये कहना है अभयनाथ जी का कि जब श्रृंगार गौरी, मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की बात ये हो रही थी कि वो मस्जिद की बाहरी दीवार की वेस्टर्न साइड ऑफ द वॉल पर है, तो फिर ये सर्वे की बात कहां से है? अदालत ने फैसला ले लिया। मेरे ख्याल से उन्होंने, अभयनाथ जी ये भी तय कर रहे हैं कि वो किसी ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन आप इस बात पर कैसे जवाब देंगे? जी जी, 8 अगस्त 2021 को जब ये पिटीशन दाखिल किया गया था, उस समय भगवती सिंगार गौरी का विग्रह बैरिकेटिंग के अंदर था। अभी जो परिवर्तन हुआ है, कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, इस नाते वो बाहर हो गई हैं। परंतु दावा नंबर 9130, उसमें संपूर्ण रकबे का हमने आग्रह किया था और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद, साथ में तहखाना, बैरिकेटिंग का अंदर का भाग, उसी से संबद्ध उस कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में अवस्थित भगवती सिंगार गौरी, अदृश्य देवी देवताओं का उल्लेख हमने किया था। उन सभी के निमित्त हमने ये आग्रह किया। उसी पर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को भी सुनिश्चित किया कि अदालत की तरफ से ये ऑर्डर हो गया है, तो अब हमको 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि ये सर्वे का नतीजा क्या निकलेगा। अभयनाथ जी आप हमारे साथ हैं? अभयनाथ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे?
नहीं, पहले मेरी बात सुने। जो मदन जी ने जो अभी जवाब दिया हाँ कि मदन जी ने जो बात किया, मैं मदन जी से जानना चाहता हूं कि क्या वो, अगर वो प्लेंटिफ के वकील हैं, तो उन्होंने अपने प्लेन को पढ़ा है कि नहीं। ये इस प्लेन की बात कीजिए जिसमें कमीशन जारी हुआ है। क्या उनकी प्लेंटिफ की केस में ये बात नहीं लिखी हुई है कि द प्लेस ऑफ सिंगार गौरी इज आई साइड टू द वेस्टर्न वॉल? फिर कोर्ट ने ये क्यों लिख दिया कि ये सिंगार गौरी कहाँ स्थित है अथवा नहीं, इसकी स्थिति कमीशन कार्रवाई के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर होगी, जबकि खुद प्लेंटिफ कह रहा है कि मां सिंगार गौरी का वो प्लेस आउटसाइड टू द मॉस्क है। शासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इट इज आउटसाइड ऑफ द मॉस्क। मैंने भी ये कहा है कि इट इज आउटसाइड द मॉस्क। जब ये आउटसाइड द मॉस्क तीनों लोग कह रहे हैं, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश क्यों पास कर दिया कि इस संबंध में मां सिंगार गौरी कहाँ स्थित है अथवा नहीं, इसकी स्थिति कमीशन कार्रवाई के बाद मामले के गुण दोष के आधार पर होगी? ये पूछिए जवाब उनसे, मदन मोहन जी से बताइए। मदन जी जी हेलो जी आपको सुनाई दिया अभयनाथ जी ने क्या जी। बोला? हाँ, वो तकनीकी बातें बता रहे हैं, परंतु ये सुनिश्चित हो गया। हमने संपूर्ण रकबे की मांग की, जिसमें 9130 और उसमें अवस्थित है कथित मस्जिद, मां सिंगार गौरी, तहखाना, और एक बात उसका हमको पूरा और परिसर कहने ही उसमें दीजिए। आता है। और ये तकनीकी बातें ही करा के इसको लटकाया भटकाया अटकाया जा रहा था। आज माननीय न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया कि ये कार्रवाई 17 मई तक सुनिश्चित हो जाए। 2 मिनट मुझे और कहने का मौका दे दिया दीजिए। जाए, इसलिए अब ये लगा रहता है, हर छोटी 2 छोटी मिनट बातों मुझे को और कहने का application देकर मौका रोका दीजिए। जा रहा था, अवरुद्ध किया जा रहा था। आज हम लोग बहुत हर्षित हैं। ठीक है, मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि जरा 2 मिनट और रुक जाएं, उसके बाद मैं आप पर आऊंगा। वकील साहब कुछ बात कहना चाहते हैं। आइए, स्वागत। मैं 2 मिनट रुक जाऊँ जी अभयनाथ जी। मैं 2 मिनट जी। देखिए, मदन मोहन जी एक एडवोकेट हैं, हम भी एडवोकेट हैं, लिहाजा उनको एक एडवोकेट के रूप में लॉ पॉइंट की बात करनी चाहिए। वो लॉ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुद राखी सिंह एंड अदर्स ने जो सूट फाइल किया है, मदन जी बैठे हुए हैं, वो भी उसमें काउंसिल हैं। उनके प्लेंट केस में ही ये लिखा हुआ है, दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया गया है। लेकिन दीन मोहम्मद के केस में क्या लोअर कोर्ट की फाइंडिंग आई थी उस जजमेंट में, यह इन्होंने अपने प्लेंट में नहीं लिखा है। इसलिए मैंने कोर्ट को कल स्पष्ट किया कि दीन मोहम्मद की केस में क्या होल्ड हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, वह निर्णय की कॉपी मैंने दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि दीन मोहम्मद के केस में 1937 में सिविल जज ने यह निर्णय दिया है कि मॉस्क, कोर्टयार्ड एंड अंडरनीथ लैंड, इट इज ए मॉस्क, इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, इट इज एन अंडर। और जहां पर हनाफी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं और उर्स करते हैं, जरा आप उनसे पूछिए कि जब उनकी केस में, खुद उनकी प्लेंट केस में दीन मोहम्मद की केस का हवाला है, तो दीन मोहम्मद की केस में लिखी हुई फाइंडिंग को उन्होंने अपने प्लेन में डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक जब है, मैंने अब दीन मैं मोहम्मद मदन का मोहन जजमेंट जी, कोर्ट के अब सामने अभयनाथ रखा। जी, अभयनाथ जी, एक मिनट, आपने अपनी बात कह दी, मैं आपसे अब एक सवाल पूछ दूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं? दीन मोहम्मद की केस की जब मैं दिया तो उसको कोर्ट ने कह रहा है कि कोर्ट कह रही है कि आप इसको अपने जजमेंट, अपने जवाबदेही में कर सकते हैं। दीन मोहम्मद की केस में जो फैसला हुआ है उसकी बाइंडिंग मेरे ऊपर भी है, मदन मोहन यादव के ऊपर भी है और सबके ऊपर है। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए अभयनाथ जी। विल यू अपील इन अ हायर कोर्ट? आगे जाएंगे या नहीं? अभी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैंने कांटेक्ट नहीं किया है, और हमारे साथ इस केस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के साथ मेरे 6 और बदर कलीग्स हैं। इन लोगों का आपस में 4 ही दिन है आपके पास, 17 मई तक तो वो फाइंडिंग आ जाएगी सर्वे की। हाँ, इसका निर्णय मैं अभी लूंगा। आदेश पढ़ने के बाद में जो लीगल रेमेडी इसकी होगी वो मैं अवेल करूंगा। मदन जी, आपका जवाब। आपने सुना अभयनाथ जी ने जो बोला है? जी, मैंने सुना सब कुछ। वो कह रहे हैं लीगल पॉइंट पे बात बोलेंगे, ये ला पर बोलेंगे, ला पर बोलेंगे, इधर उधर नहीं, क्यों कानून की बात बोलेंगे, बोल दीजिए उनसे कानून की बात बोलने, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। मदन जी, कानून की बात नहीं, कानून की बात बोलिएगा, पूरा देश देख रहा है। हम लोग सियासी लोग नहीं है। जी, बोलिए, बोलिएगा जो ऑन रिकॉर्ड लॉ है। हाँ भाई, अभयनाथ जी और मदन मोहन जी, आप सियासी लोग नहीं हैं, आप लॉ ऑफिसर्स हैं, आप कानून की बात बोलिए। हाँ जी मदन जी। ये सम्मानित अधिवक्ता महोदय जो कुछ कह रहे हैं, ये सारी बातें न्यायालय के समक्ष रख चुके हैं। ऐसा कोई बिंदु इन्होंने नहीं छोड़ा है, बाल की खाल तक निकाली है। आज जब न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया
कि सर्वे की कानून की कार्रवाई भाषा होगी, बोलिए भाई, कानून की प्रशासन बात तय बोलिए, करेगा। लॉ की बात। अब वो ये तकनीकी जो मैंने बातें कहा है ये सही है या गलत है? उसमें ये आप जो मैंने न्याय- कहा अभी ये सही है कि गलत है, ये आप बताइए बातें यार। मत कहिए जी। जो मैंने कहा है ये अब ये सही है या बातें गलत है? बताइए मत। ये रिकॉर्ड की बातें सामने हैं, आइए, पूरा मूल देश आपको मुद्दे पे देख आइए। रहा है, वो पूरा सारे चैनल देख विषय- रहा है। वो केवल सारे लॉ की विषय भाषा हमने में भी बोलिए, कहा हम न्यायालय के सियासी लोग समक्ष, नहीं है। आपने भी कह दिया और माननीय न्यायालय का जो निर्णय हुआ है आप उस पर खुद अपने कार्रवाई दावे सुनिश्चित को नहीं होने की पढ़े हैं बात आई मदन है। मोहन जी। मदन जी, मोहन जी मैं आप पढ़ा अपने हूं। खुद प्लेन को नहीं पढ़े हैं, अपने प्लेन पूरी को खुद तरह पढ़ से पढ़ा लीजिए। हूं, याद जो रखिए जो आर्डर कोर्ट माननीय का है वो श्रीमान जी। सर्वमान्य है, जो 25 या 20 आप याद होगा वो रखिए, आप जाएगा। अधिवक्ता लेकिन हैं, मदन मोहन जी कोई भी आप यू आर अधिवक्ता नॉट जो भी योरसेल्फ हैज पटिशन गॉन की टू योर ओन कमजोरी प्लेन। अच्छाई को जानता है और वो सारी बातें उसमें नहीं पढ़े include हैं आप करता अपने है। दावे को, आप अच्छी मीडिया तरह के पढ़े सामने हैं। झूठ बोल रहे उन हैं। कमजोरियों को, उन अच्छाइयों को दावे में आप इंक्लूड देखिए, किया जाता है और ये लॉ की सुनियोजित बात ढंग से बोलिए। कई हम लोग महीनों का अध्ययन करके सारे तथ्य ये साक्ष्य चैनल हम लोगों को उपस्थित एक करके वकील तब के ये रूप पटिशन में दाखिल बुलाया हुआ है। और ये कानून की तकनीकी बात बातें अब बोलिए। यहाँ पे कहने की कोई बात नहीं है, माननीय कानून न्यायालय की ने बात सुनिश्चित कर दिया है। अभी आपने बोला कि मैं इससे बहुत न्यायालय हर्षित ने हूँ। डिसाइड कर दिया, मूल बात पे आइए। कोर्ट के आर्डर से हर्षित या दुखी होने का सवाल नहीं है यहाँ पर। मैं भी जी। हिंदू हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए, इसमें हर्ष व्यक्त करने या मिठाई बांटने की कोई बात नहीं है। अमन चैन कायम रखिए। ये दिसी एक कहानी खत्म करके आप बड़े हैं मुतमईन, भूल बैठे हैं कि आगे एक कहानी और है। चलिए, जी, मदन ये मदन सांस्कृतिक मोहन न्याय यादव की लड़ाई है, हम उसके पहले चरण में आगे बढ़ रहे जी, हैं। मदन मोहन यादव और अभयनाथ यादव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो धन्यवाद, ऐसा लग रहा था धन्यवाद, आप लोगों नमस्कार। ने यही अदालत बना डाली, पर आप दोनों का बहुत बहुत तो आप- धन्यवाद अपनी आप बात अपने सामने पे रखने बात के लिए। करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना पक्ष सामने Thank you रखने very के much, लिए। thank you. अब मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। संजीव सिंह नेता कांग्रेस, आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी, शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी। और आप लोगों से सवाल यह है, सबसे पहले जाटव जी बीजेपी के ही एक नेता, ये वाला मसला छोड़ दीजिए, बीजेपी के एक नेता जाते हैं कहां, लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहते हैं ताजमहल के कमरे खुलवाओ। अदालत ने क्या बोला, जाके पीएचडी करो अगर इतने व्याकुल हो जानने के लिए कि क्या है ताजमहल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चाहे कोई भी, ये अगर एक एकेडमिक एक्सरसाइज है मैं समझ सकता हूं, एक उत्सुकता है जानने के लिए कि क्या चीज कहां है, लेकिन आप ये जानते हैं कि इस देश में कानून है जिसके तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप बदली नहीं जा सकती, जो जैसी है आजादी से लेकर अब तक वो वैसी ही रहेगी। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंशा क्या है। जाटव जी। देखिए संकेत जी, जो स्मारक जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप बोध कराते हैं कि पीछे इनके साथ में क्या गुजरी है। अगर हम कुतुब मीनार देखते हैं तो कुतुब मीनार के परिसर में ही हम एक लोहे की लाठ देखते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और वहां पर तमाम मूर्तियों को टूटा हुआ भी देखते हैं। हम ताजमहल में जाते हैं तो ताजमहल में आप गर्भगृह के अंदर भी कब्र देख रहे हैं और उसके ऊपर भी कब्र देख रहे हैं, डबल डेकर कब्र देख रहे हैं। कौन से मकबरे में डबल डेकर कब्र होती है? नीचे आप जमीन में जाकर के भी 2 कब्रें हैं और ऊपर भी जाकर के 2 कब्रें हैं। तो यहां भी स्मारक के साथ में जो घटना हुई है ये भी एक बड़ा इतिहास है। और इसके अलावा ये जो हम काशी में जो ज्ञान व्यापी की बात कर रहे हैं, वहां पर हम मंदिर भी देख रहे हैं और मस्जिद भी देख रहे हैं, मगर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि काशी हो चाहे मथुरा, दोनों ही पक्ष, मुस्लिम भी और हिंदू भी, एक ही मेरा जगह सवाल पर, एकदम सीधा एक है। जगह पर मेरा कर सवाल रहे एकदम हैं। सीधा है। मेरा संकेत सवाल जी, ये है कि मेरी एक तो बात होने दो, please। अगर अपना एक सेकंड, अपनी संकेत जनरल जी, नॉलेज एक बढ़ाने सेकंड। के लिए संकेत अगर हम जी, ये एक जानना सेकंड, चाहते हैं कि क्या चीज क्या है, तो ये सर्वे ठीक है और वो उसमें संकेत कोई जी, दिक्कत भी एक नहीं होनी सेकंड चाहिए के लिए किसी मेरी बात को, सुनते लेकिन हैं। क्या देखो, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं जुड़ेगी कि उसके बाद फिर एक मुहिम छेड़ दी जाए कि अब हमारे मंदिर हमें वापस करो? क्योंकि वो कानूनन, और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जो अपना जजमेंट दिया था 2019 नवंबर में, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि अब इसके अलावा और कहीं नहीं होगा, ये अयोध्या के अलावा कहीं नहीं होगा। 1991 में ये एकदम क्लियर हो गया कि जो वर्शिप के स्थान है वो वैसे ही रहेंगे। पर बीजेपी ने उस समय भी उस कानून को अपोज किया था। आप उस कानून के खिलाफ तब भी थे और अब भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम दोनों पक्षों के साथ हैं। हमारा किसी के साथ में ऐसा वो नहीं है कि जो है हम किसी एक पक्ष को लेकर के चलें। पक्का हम
सम्मान आप करते गारंटी हैं, से कह सकते हैं कि जो ऐसी न्याय मांग में- नहीं आएगी कि अब यहां मंदिर बनने चाहिए? देखिए, जो कोर्ट निर्णय लेगा हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ, जो भी कुछ हो रहा है उसको हम लोगों को ध्यान से देखना एक एक होगा करके जी। कि ये जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं। आप देखो ना, काशी में भी पूजा दोनों कर रहे हैं, एक नमाज पढ़ रहा है, एक ही परिसर में है, हिंदू पूजा भी कर रहे हैं। मथुरा में एक पक्ष नमाज पढ़ रहा है और वह दूसरा पक्ष वहां पर पूजा भी कर रहा है। तो ये भी एक खूबसूरती है। बेशक से उससे पहले जो भी कुछ बिगड़ा हो, मगर आज ये दोनों पक्ष साथ मिलकर के अगल बगल में ही पूजा वर्शिप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति से सबको बचना चाहिए। बिल्कुल, और राजनीति जो से बचना चाहिए, यही अच्छा सवाल हो- है, यही एक सीख है जो हर किसी को मिले। संजीव सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं और फिर आईपी सिंह, आपका क्या सबमिशन है? देखिए, मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं उस कानून का जिसका उल्लेख अभी नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अयोध्या उससे इसलिए छूटा था क्योंकि अयोध्या का टाइटल सूट यह आजादी से पहले से चला आ रहा था। इस कानून में इसीलिए साफ साफ लिखा है कि अयोध्या छोड़ और कहीं भी धार्मिक स्थल को बदलने की ना बात होगी और ना ही उस पर कार्रवाई होगी। संकेत जी, देखिए, लगातार आपके चैनल पे पहले भी बोला हूं, आज भी मामला वही है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, जिसको लेकर के अभी आपने कोट किया कि जब बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसमें भी कहा गया, चूंकि आजादी के पहले का मसला था और इसके अलावा जो भी चीजें थी वो यथास्थित रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो छद्म हिंदूधारी नेता लगातार इसी को चुनौती देते रहते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर इसी एक्ट को चुनौती देते उनके एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली, वो स्वीकृत की गई। इसी के तहत आपने देखा कि अभी आपने सुना है कि लखनऊ हाई कोर्ट ने कितनी बुरी फटकार लगाई है कि जो कहा जा रहा है कि साहब 22 कमरे खुलवा दीजिए और तजो महल को देखना चाहता हूं। इनको, जाटो जी को मालूम होना चाहिए, पूरी भाजपा को, उस नेता को भी, कि जज साहब ने सही कहा कि अगर ये बकवास करनी है तो आकर के हमारे ड्राइंग रूम में करो। क्योंकि 2017 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने बताया कि जिसकी दावा ये करते हैं ताजमहल के वहां पे उसके नीचे कोई गर्भगृह में मंदिर नहीं है। और आज जो यहाँ पे 4 महिलाओं ने दर्शन की बात कही, सबसे बड़ी बात जाटो साहब कर रहे थे कि उस वहां पे काशी विश्वनाथ में एक तरफ लोग नमाज भी अदा करते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करते हैं। जाटो साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, वाराणसी के लोग दुखी हैं। सैकड़ों देवतुल देवी देवताओं विग्रहों को उठा करके इसी बनारस में माल कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर नहीं, माल कॉरिडोर बनाने में फेंक दिया गया। उसका सर्वे आपकी सरकार कब कराएगी? और लगातार जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल नहीं कर सकते, तो आज लगातार इस चीज को आईपीसी नहीं, देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि यहां पर सर्वे हो जाए और सर्वे में अगर हमारे मंदिर मिल जाएं तो उसके बाद उन जगहों को मंदिर बना दिया जाए। अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन क्या मंशा यही है? क्योंकि देश का कानून वही है, कानून इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में बोल भी दिया है कि ये कानून सही है। आपने भले उसको कांग्रेस लाई। कैसे उन्होंने चुनौती दी थी आईपीसी के कार्यक्रम में कल रात 8 बजे, किस तरह से एक श्रीवास्तव जी इनके प्रवक्ता थे, चुनौती दे रहे थे कि नहीं हम मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आईपी सिंह जी, संकेत जी, सबसे अहम सवाल ये है कि ये निचली अदालत का मामला है। सर्वोच्च अदालत ने इसे पूर्व के फैसले में बहुत साफ तौर से कहा था कि इसमें किसी भी तरह का आप संदेह मत उत्पन्न करिए, क्योंकि इससे आगे बात बिगड़ेगी। लेकिन निचली अदालत में ये मामला विचाराधीन है। लेकिन जिस तरह से एनडीटीवी की अदालत में 2 वकील साहब के बहस को हम सब सुन रहे थे, तो ये तर्क वितर्क अगर बीजेपी उकसाने का काम करती है, पीछे से बीजेपी उसके लिए लगातार माहौल बना रही है। बीजेपी आज देखा जाए तो ब्लड बाथ शेयर मार्केट में हुआ है। जिस तरह से इकॉनमी ढह रही है, जिस तरह से डॉलर बहुत तेजी से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है, हाहाकार मचा हुआ है और लोगों के हाथों में रोजगार नहीं है, तो यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी देशवासियों का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी बमुश्किल 2 महीने पहले चुनाव संपन्न हुए हैं और फिर से 2024 को लेकर बीजेपी इस तरह के माहौल बना रही है। तो कहीं न कहीं हम तो यही कहना चाहते हैं कि ताजमहल भारत की आन बान और शान है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं
उसको स्वयं प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में ताजमहल देते हैं। और मैं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जस्टिस डी.के. उपाध्याय जी को। उन्होंने कहा कि बहुत ही सम्मानजनक इस बात को कहा और फटकार भी लगाई कि अगर PIL का जो आपको हमने व्यवस्था दी है उसका आप दुरुपयोग मत करिए, आप जाइए PhD करिए, आप पढ़िए, स्टडी करिए, उसके बाद आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। करिए, PIL मत करिए। बीजेपी के उकसाने पर ताजमहल पर जो जज हैं उनका सीधा सीधा कहना है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, क्योंकि इसको लेकर के भी बीजेपी में खासी नाराजगी। अभी लोग और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का, जिनका यह मानना है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो कि एक कानून है जो रोकता है किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल के बदलाव का, वो ठीक नहीं है। अश्विनी जी, क्यों? देखिए, ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है। पहली बात तो ये कि सरकार का काम, पार्लियामेंट का काम इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है। ये कानून बना के सरकार ने बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, तुगलक, लोधी के इलीगल एक्ट को, बारबेरियन एक्ट को लीगलाइज किया है। इसलिए ये प्राइमा फेसी अपने आप में मैनिफेस्टली ये आर्बिट्रेरी है, शुरुआत से ही गलत है, इसकी नींव ही गलत पड़ी। नहीं, अश्विनी जी, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, देखिए ये कानून जब आया था तो कहा यह गया था, फिर तो आप कितना इतिहास बदल देंगे। नवंबर 2019 का आप सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का जजमेंट देखिए, उसमें भी उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि रेट्रोग्रेशन नहीं हो सकता। आप कितना इतिहास को बदलते चले जाएंगे। इस वजह से इस कानून ने एक नींव रखी कि आजादी के बाद से जो धार्मिक स्थल जैसा है वैसा रहे, अयोध्या छोड़ के, क्योंकि वो विवाद पहले से चला आ रहा था। संकेत जी, मैं आपका सवाल सुन लिया, अब मुझे आप 3 मिनट तक प्लीज बोलें। 3 मिनट नहीं सर, थोड़ा पहली बात तो ये कि हाँ। आप जिस सुप्रीम कोर्ट के आप लोग ऑब्जर्वेशन की बार बार बात करते हैं, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की कोई चैलेंज नहीं हुआ था। वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज नहीं हुआ था। एक मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें एक वहां पे सेंटेंस आया है, वहां चैलेंज नहीं था, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहस नहीं हो रही थी, इसलिए वो कोई मतलब नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो मेरी PIL वहां एडमिट है उस पर अब आगे बहस होगी। दूसरी बात ये, मैं आपको 5 राउंड फटाफट बताता हूं। भारत में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब सरकार गलत काम को गलत ठहराएगी, सही काम को सही ठहराएगी। ये कानून बना के सरकार ने जो आक्रांताओं के, आतंकवादियों के गलत काम थे, उन्होंने उसको लीगलाइज किया है। दूसरी बात, राइट टू जस्टिस सबका फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नियम होता है कि किसी भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा। ये कानून बना के सरकार ने हिंदू के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद किया है। राइट टू लाइफ, जो राइट टू जस्टिस है, वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, वो फंडामेंटल राइट है। तो एक तरीके से दूसरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया। तीसरा, ये कहा कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट से हल होगा, मथुरा का नहीं होगा। इसका मतलब जो भगवान काशी हो, या अपने काशी हो या मथुरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे 3 मुख्य देवता हैं, उनको हम बराबरी ट्रीट करते हैं। तो राम को छूट देना, कृष्ण जन्मभूमि को इससे कानून के दायरे में ले आना, नहीं, आप धार्मिक आर्गुमेंट दे रहे हैं। सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से आर्गुमेंट ये है कि लीगल आर्गुमेंट दे रहा हूं। एक विवाद पहले से, एक विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा है। आप राम और कृष्ण में भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का सीधे सीधे वायलेशन है, क्योंकि जो देवता होते हैं राम और कृष्ण, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है। संविधान कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ये जो देवता है ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन में राम और कृष्ण दोनों एक पर्सन है, दोनों पर्सन के अंदर भेदभाव नहीं करते। अश्विनी जी, आप मुझे ये बताइए, आज आपने सुना होगा ताजमहल वाले मामले में एक याचिकाकर्ता, वो बीजेपी के ही नेता हैं, वो गए, मुझे नहीं पता, कैसे मुझे उसके फटकार बारे पड़ी में नहीं पता। आप इधर उधर भटकिए मत संकेत जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर लेते हैं पहले। हाँ। दूसरी बात, अगर कोर्ट से किसी विवाद का हल नहीं होगा, इसका मतलब फिर तो आप वहां पे भीड़ तंत्र को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये कानून बना के सरकार ने कहा कि नहीं, एक काम करो, आपको जहां आपका धार्मिक स्थान है लाठी डंडा लेके चले जाओ और कब्जा कर लो। मेरे समझ से किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होना चाहिए, और कोर्ट के जरिए हो रहा है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हिंदू बनाम मुस्लिम का विषय नहीं है। आप लोग इसको हिंदू बनाम मुस्लिम बना रहे हैं। ये तो जिन मंदिरों को तोड़ा गया वहां चंद लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनका कब्जा हट जाएगा तो जो उनकी करोड़ों रुपए की हर साल इनकम हो रही है वो इनकम बंद हो जाएगी, इसलिए वो लोग इसको हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, मुस्लिम्स के लिए आस्था का विषय नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। जिन धार्मिक मेरा ये कहना है कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड कर रहा है, जिस कानून को, जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में, आप क्या चाहते हैं उसको छोड़ दिया जाए? ठीक है, अरे जिन स्थानों का जिक्र कुरान में है, हदीस में है, कोई छोड़ना चाहेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो जिनका जिक्र कुरान हदीस में, अगर उसको मुस्लिम नहीं छोड़ सकते, तो जिसका जिक्र वेद पुराण में उसको हिंदू कैसे छोड़ देंगे? आपने अपनी बात रख दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, लेकिन ये कानून जब लाया गया था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपहोल्ड किया नवंबर 2019 में, अगर उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया जाएगा, जो कि उठाना ठीक है, एक लोकतंत्र है, हम उठा सकते हैं, लेकिन फिर हम कहां तक इतिहास बदलते रहेंगे और कहां तक चले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसीलिए मंदिर, मस्जिद और मंशा, ये 3 म याद रखना बहुत जरूरी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। दावा नंबर 9130, उसमें संपूर्ण रकबे का हमने आग्रह किया था और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद, साथ में तहखाना, बैरिकेटिंग का अंदर का भाग, उसी से संबद्ध उस कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में अवस्थित भगवती सिंगार गौरी, अदृश्य देवी देवताओं का उल्लेख हमने किया था। उन सभी के निमित्त हमने ये आग्रह किया। उसी पर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को भी सुनिश्चित किया कि अदालत की तरफ से यह ऑर्डर हो गया है।